दोस्तों 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प और 3 साल पहले 16 जून 2017 को डोकलाम में भी दोनों देश 2 महीने तक आमने सामने थे। लेकिन ऐसी एक दो जगह नहीं बल्कि कई सारे जगहों में भारत और चीन का सामना होता रहता है। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद का दायरा लद्दाख, डोकलाम, नथुला से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की शुरुआत से ही नजर बनी हुई है, क्योंकि चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तिब्बत और तवांग में काफी अधिक एक जैसी सांस्कृतिक समानताएं हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि तवांग बौद्धों का प्रमुख स्थल भी है और तिब्बत के दलाई लामा ने जब तवांग के मोनेस्टर का दौरा किया था तब चीन ने इसका काफी विरोध किया था। और यहाँ तक कि जब भारत के प्रधानमंत्री 14 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के दौरे में गए थे तब चीन ने उस यात्रा पर औपचारिक तौर पर विरोध किया था। दोस्तों चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। लेकिन फिर भी चीन दुनिया को बताता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, यानी चीन भारत और चीन के बीच खींची हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। अब बात करते हैं तिब्बत और उसके इतिहास। दोस्तों आमतौर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को सफेद छत या संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तिब्बत की सभ्यता चीन की सभ्यता से बिल्कुल अलग है। फिर भी चीन का कहना है कि इस इलाके पर चीन की सदियों से संप्रभुता रही है और तिब्बत चीन का ही एक अंग है। लेकिन आज भी बहुत से तिब्बती लोग अपनी ईमानदारी और वफादारी अपने धर्म गुरु दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दोस्तों चीन के तिब्बत को हड़पने के बाद तिब्बत के बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा भारत में शरणार्थी बनकर आ गए थे। तिब्बत के लोग दलाई लामा को जीवित ईश्वर के रूप में देखते हैं, जबकि चीन उन्हें अलगाववादी के रूप में देखता है। तिब्बत एक देश था या नहीं, ये उनके इतिहास से ही पता चलेगा। दोस्तों तिब्बत का इतिहास आज उथल पुथल है, क्योंकि कभी तिब्बत एक देश बनकर उभरा था, तो कभी मंगोलों ने उन पर शासन किया था, तो कभी चीन के राजवंशों ने तिब्बत पर राज किया था। चीन और तिब्बत के बीच का विवाद तिब्बत के कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का अंग रहा है, लेकिन वही तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था। मंगोल राजा कुबलई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की थी और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य को फैलाया और राज किया था। फिर 17वीं शताब्दी चीन के शीघ्र राज्यवंश के तिब्बत के साथ संबंध बने। 260 सालों के संबंध के बाद चीनी सेना ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के अंदर ही चीनी सेना को तिब्बतियों ने तिब्बत से खदेड़ दिया और साल 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के लिए हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को भेज दिया और बंदूकों के दम पर चीन ने तिब्बत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और कब्जे किए गए उन इलाकों को चीनी क्षेत्र पर तब्दील कर दिया। बाकी तिब्बती इलाके जो चीनी सीमा पर है उन्हें भी बाद में चीनी प्रांत में मिला दिया गया। फिर साल 1951 में चीनी सेना ने तिब्बत के एक श्रेष्ठ मंडल के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद तिब्बत को चीन को सौंप दिया गया और उसके बाद वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों ने चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया, लेकिन वो विद्रोह नाकाम रहा। इसलिए तिब्बत के 14वें धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत भाग आए और उसी वक्त से दलाई लामा तिब्बत के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर भारत आने के बाद दलाई लामा ने निर्वासित सरकार का गठन किया, यानी जिन लोगों का रहने का ठिकाना नहीं है उन लोगों की सरकार। लेकिन वर्ष 1960 के बाद चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसने तिब्बत की संस्कृति को पूरी तरह से मिटाने का काम किया, क्योंकि चीन के आने से पहले तिब्बत में 6000 से अधिक बौद्ध मंदिर थे, जिनमें करीब 6 लाख तिब्बती सन्यासी निवास करते थे। और साल 1989 में हुई एक सर्वे में पाया गया कि उनमें से ज्यादातर सन्यासी या तो मार दिए गए या फिर वो लापता हो गए और पहले जो 6000 मंदिर थे तिब्बत में उनमें से सिर्फ 60 मंदिर ही बचे रह गए हैं और इन 60 मंदिरों से भी अधिक मंदिर नष्ट होने की कगार पे हैं। इसके अलावा सर्वे में ये भी बताया गया कि चीनियों ने जानबूझकर योजना बनाकर तिब्बत के मंदिरों को विस्फोटकों से नष्ट कर दिया था और मंदिरों को नष्ट करने से पहले चीनियों ने मंदिरों से बेशकीमती धार्मिक कलाकृतियां, प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्ति जैसे अमूल्य प्राचीन वस्तुओं को वहां से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरबों डॉलर में बेच डाला। यानी 60 और 70 के दशक में चीन के सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के धार्मिक मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि तिब्बत के कृषि प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण करीब 3 लाख लोग भूख के कारण मर गए
और कुल मिलाकर लाखों लोगों की जान गई थी। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि करीब 10 लाख तिब्बतियों की मौत हुई थी, पर चीन ने ये सब चोरी छिपे किया था, जिसके कारण कितने तिब्बती लोग मरे थे इसका पक्का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो चीन ने तिब्बत को बाहरी संपर्कों से दूर कर दिया था, जैसा चीन शुरुआत से करता हुआ आ रहा है। दुनिया को कुछ पता नहीं रहता और चीन बहुत कुछ कर देता है। ऐसा ही चीन ने तिब्बत पर अपनी सेना को तैनात कर दिया था और तिब्बत के राजनीतिक शासन पर दखल दिया गया और उसके बाद तिब्बत को चीन का अंग बनाने का काम शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया। उस समय किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और तिब्बत की राजधानी पर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अभी भी लहासा को प्रतिबंधित शहर कहा जाता है। विदेशी लोगों पर तिब्बत आने की अनुमति वर्ष 1963 में लगाई गई और फिर वर्ष 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, लेकिन तब तक चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपना अंग बना लिया था। अब बात करते हैं दलाई लामा के इतिहास की। साल 1409 में तिब्बत के जय सिंघप्पा ने जेलेक स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल की मदद से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। ये जगह भारत और चीन के बीच स्थित है, जिसे तिब्बत के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी स्कूल के सबसे लोकप्रिय श्राद्ध थे ज्ञातेंद्र ध्रुव और यही ज्ञातेंद्र ध्रुव तिब्बत के पहले दलाई लामा बने थे और बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा को एक जीवित ईश्वर और नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन दलाई लामा को तिब्बती लोग मुख्य रूप से एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। तिब्बत के सभी धर्मगुरु तिब्बती लोगों को सही रास्ते में चलने की प्रेरणा देते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु दुनिया भर के सभी बौद्ध धर्म के सन्यासियों का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वर्ष 1600 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेताओं के बीच लड़ाई शुरू हुई थी और दोनों ही गुटों में तिब्बत की सत्ता को लेकर लड़ाई होती रही। आखिर में तिब्बत के दलाई लामा तिब्बत को एक करने में सफल रहे और इसके साथ ही तिब्बत एक सांस्कृतिक रूप से बनकर उभरा था। इसके कुछ समय बाद जेलेक स्कूल के बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी, लेकिन दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी काफी विवाद होता रहा। 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। करीब 40 वर्ष के बाद चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया। चीन का आक्रमण तब हुआ था जब 14वें दलाई लामा को चुना जा रहा था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दलाई लामा भारत आ गए थे, तो उनके साथ कई तिब्बत के लोग भी दलाई लामा के साथ भारत आ गए थे। लेकिन इसके बाद चीन को दलाई लामा का भारत में शरण मिलना अच्छा नहीं लगा और इसके बाद से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और दलाई लामा के बीच दूरी बढ़ती गई। चीन का कहना है कि 700 सालों से अधिक समय से तिब्बत पर चीन की संप्रभुता रही है और तिब्बत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं था। दुनिया के किसी भी देश ने तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी है और चीन का ये भी कहना है कि एक बार चीनी राजा ने तिब्बत पर राज किया था, तो तिब्बत चीन का ही भाग है और ऐसा कहते कहते चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और तिब्बत को दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने भी भारत पर 200 साल राज किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत अंग्रेजों का ही है। भारत आज भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो तिब्बत का कुछ ऐसा इतिहास है कि चीन ने तिब्बत पर कैसे कब्जा किया। दोस्तों, तिब्बत का इतिहास जानकर आपको क्या लगता है कि क्या तिब्बत चीन का ही अंग है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।